जो हार्ट अटैक होने के रिस्क फैक्टर्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, सिगरेट स्मोकिंग है, शुगर या डायबिटीज़ है, एक्सरसाइज ना करना जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, वेट बढ़ना ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, या साइको सोशल स्ट्रेस कई किस्म के होते हैं, एम्प्लॉयमेंट का, फाइनेंसिस का, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये इनको हम अब लाइफस्टाइल डिजीज़ में इनको डालते हैं क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल अब चेंज हो गया है। उनका रहन सहन, उनका काम का तरीका वगैरह वो ये है कि उसमें चलना फिरना, एक्सरसाइज करना वो रहा नहीं है। कोई जो यंगर एज में भी आता है, तो जैसे पहले कोई 25-30 साल का जवान हो, उसको चेस्ट पेन हो तो हम पहले समझते नहीं थे कि इसको हार्ट अटैक हो, हम कुछ और समझते हैं। लेकिन आज हम सीरियसली लेते हैं कोई भी चेस्ट पेन, चाहे वो 25-30 साल का हो या 60-65 का हो। अगर चेस्ट में पेन है तो उसको हॉस्पिटल आना चाहिए, डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। मेरे साथ बातचीत में मौजूद है डॉक्टर एजाज अहमद, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है। सिम्टम्स क्या है और इसके लिए हमें क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, वो आज हम जानेंगे। और हार्ट की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, अब ये बीमारी के तौर पे सामने आ रही है। हर दिन हम देखते हैं कि आज यहाँ पे हार्ट अटैक हो गया, छोटे छोटे जवानों की जानें जा रही है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम हार्ट अटैक को, और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमें? आजकल ख़ासकर सर्दियों में इसका कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ी गई है। तो कोई भी, चाहे वो 20s, 30s, 40s, 50s या 60s में जो मेल या फीमेल, अगर उनके सीने में दर्द महसूस होता है जिसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, या उनको घुटन जैसी लगती है, पसीने खूब बहुत आ जाते हैं और इजीली विदिन फ्यू मिनट्स, 4-5 मिनटों में ये जा नहीं रहा बल्कि बढ़ ही जा रहा है, और उसके साथ साथ उनमें एक खौफ तारी हो जाता है कि कुछ सीरियस बात है, तो ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप घर में अपना इलाज करने के बगैर आप उठ के नियरेस्ट हॉस्पिटल में आ जाइए, और वहाँ डॉक्टर साहिबान होंगे जो आपको देखेंगे, क्विकली आपका चेकअप करेंगे, आपका ईसीजी लेंगे और डिसाइड करेंगे इसका हार्ट अटैक है या नहीं है। एक टाइम से हम देख रहे हैं कि काफ़ी नौजवानों में ये पाया गया, 30 से 40 की एज में या 45 की एज में ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, तो इसके पीछे वजह? आजकल ये जो हार्ट अटैक होने के रिस्क फैक्टर्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, सिगरेट स्मोकिंग है, शुगर या डायबिटीज़ है, एक्सरसाइज ना करना जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, वेट बढ़ना ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, या साइको सोशल स्ट्रेस कई किस्म के होते हैं, एम्प्लॉयमेंट का, फाइनेंसिस का वगैरह। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये हार्ट पे मुज़र असर करते हैं, और जिन लोगों में ये ज़्यादा पाए, और उसमें जेनेटिक का भी होता है, कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक्स की फैमिली हिस्ट्री होती है, तो जेनेटिक कंपोनेंट भी है। तो जितने ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा किसी एक शख्स में पाए जाएंगे उतना उसका रिस्क बढ़ता है हार्ट अटैक होने का। कोलेस्ट्रॉल वगैरह, लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल होता है, कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह बढ़ गया होता है। तो अगर कोई शख्स 30-40 साल का है, स्मोक करता है, शुगर थोड़ा बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्ट्रेस में रहता है, तो इसके काफ़ी रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये हार्ट अटैक इनकी वजह से आ सकता है। आपने कहा कि लोग अब कम चलना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज कम करना पसंद करते हैं, क्योंकि अब सारे लोग बिजी हो गए काम में। कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो मोटापा होना, वेट को ज़्यादा इंक्रीज करना, आपको लगता है इस चीज़ से भी ये हार्ट अटैक होता है? और इसके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी। एब्सोल्युटली, हम ये शुगर, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये हार्ट प्रॉब्लम्स, ये इनको हम अब लाइफस्टाइल डिजीज़ में इनको डालते हैं क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल अब चेंज हो गया है। उनका रहन सहन, उनका काम का तरीका वगैरह वो ये है कि उसमें चलना फिरना, एक्सरसाइज करना वो रहा नहीं है। कोई जो लोग, यंग लोग शौक से करते हैं, वो अलग बात है, अदरवाइज़ इसके लिए टाइम नहीं है लोगों को। तो और गाड़ियाँ भी अब होती हैं, बाइक होती है, तो ये सब यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में मुब्तला हो गए, और ऊपर से खाना पीना, खासकर जंक फूड, जिसमें टेस्ट के लिए उसमें ऑयल्स और वगैरह वो ज़्यादा होते हैं और न्यूट्रिशियस उतना नहीं होता है जो हमको होना चाहिए। तो एक फूड जिसमें फैटी कंटेंट ज़्यादा हो और एक्सरसाइज ना हो, तो आप देखेंगे कि ओबेसिटी जो है, या ओवरवेट जिसको हम कहते हैं, ये एक पैंडेमिक है। ये दुनिया में जैसे कोविड फैला हुआ है, एक ज़माने में फैला हुआ था, उसी तरह ये भी फैला हुआ है, और इसके साथ रिलेटेड है ये शुगर की प्रॉब्लम्स और ये
ہارٹ کی پرابلمز، یہ سب بلڈ پریشر کی ایشوز، یہ سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہارٹ اٹیک آنے کا کوئی ایج جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس ایج میں آ سکتا ہے، اس ایج میں نہیں آ سکتا ہے، ہم نے دیکھا 25 سال کے نوجوان کو بھی آتا ہے، 30 سال کے، 40 سال کے بھی، اس سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں بڑھ ہی رہا ہے، اس ایج میں یہ آتا ہے اور کیسے اس کو روکا جائے؟ پہلے آج سے 20-30 سال پہلے جب ہم خود پڑھائی کرتے تھے، ان دنوں یہ ڈیزیز 60-70 سال کی عمر کے یعنی بزرگوں میں آتی تھی۔ ہاں، پھر جیسے جیسے یہ رسک فیکٹرز جیسے میں نے کہا بڑھتے گئے، آہستہ آہستہ اس کی ایج کم ہوتی گئی۔ آج کل اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی بھی ایج میں آ سکتا ہے، مطلب 20 کے اوپر ہم نے دیکھا ہے 25, 26, 27 یا 30, 35 یا 40, 45۔ اب ان میں بھی ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ 50, 60 والے یا 70 والے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ینگسٹرز میں یا ینگ پیپل میں انہی رسک فیکٹرز کی وجہ سے اب یہ شفٹ ہو گیا۔ اب اس کی پراپر ایویلویشن کرانی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے، اور جتنا جلدی پتہ چاہیے اتنا اچھا علاج وقت پہ ہوتا ہے، اتنا سروائیول بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا سگریٹ اسموکنگ ایک وجہ ہے، کم چلنا وہ ایک وجہ ہے، موٹاپے کو انکریز کرنا وہ ایک وجہ ہے۔ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، نوکری نہیں ملنا، جاب نہیں ملنا، سٹک ہونا، ایک ہی جگہ رہنا، اوور تھنک کرنا، اس سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ والدینوں کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کا وہ خیال رکھے، ان کو زیادہ اکیلے بیٹھنے نہ دے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے، اس سے بھی وہ ریٹ بڑھ جاتی؟ بالکل بالکل، سائیکو سوشل سٹریس ہم اس کو بولتے ہیں، اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کا ایڈورس افیکٹ ہارٹ پہ ہوتا ہے۔ اور اس میں چاہے وہ سوشل ریزنز کی وجہ سے ہو، گھر میں پرابلمز ہو، یا فائنینسز یا پرسنل جابس کی وجہ سے ہو، تو وچ ایور طریقے سے اس آدمی کو سٹریس کی وجہ سے انگزائٹی ڈس آرڈر یا ڈپریشن ہو جاتے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی دیکھا گیا ہے کہ ان کا اثر، مضر اثر ہارٹ پہ پڑتا ہے۔ یہاں پہ میں روکنا چاہوں گا، ایک امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ نوجوانوں میں جو ہارٹ اٹیک پایا جا رہا ہے، 20 کی اوپر عمر یعنی 25-30 کی عمر کے جو نوجوان ہیں، جب ہارٹ اٹیک آتا ہے میکسیمم دیکھا جاتا ہے کہ ان امپلائی زیادہ ہوتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی بات کی کہ والدینوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرے، تھوڑا ان سے بات چیت کرے، ان کا وہ لوڈ شفٹ ہو جائے، وہ اوور تھنک نہ کرے، اس سے وہ کہیں نہ کہیں اکیلے کمرے میں فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اس میں ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، یہ جیسے میں نے کہا، یہ ملٹیپل رسک فیکٹرز ہیں: بلڈ پریشر، سگریٹ اسموکنگ، ڈائبٹیز، لیک آف ایکسرسائز، اوبیسٹی ہے، اوور ویٹ، سائیکو سوشل سٹریس، اور پراپر فوڈ، جو نیوٹریشس فوڈ لینا چاہیے، جیسے گرین لیفی ویجیٹیبلز، ریڈ میٹ کم، آئلی فوڈز کم، مور یہ جو نیوٹریشس فوڈ ہے وہ لینا، اس میں بھی امبیلنس ہو گیا ہے زیادہ۔ اب وہ فوڈ لیتے ہیں جس میں زیادہ امیجیٹ ٹیسٹ آ جائے، بٹ وہ ہارٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اور آئلی فوڈ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب آپ یہ لائف سٹائل میں آتا ہے، یہ لائف سٹائل پریکاشن کے طور پہ یہ سب چینج کرنا ہے۔ اب ایک نیا ٹرینڈ بھی یہاں پہ بن گیا ہے، سیلف میڈیکیشن جس کو کہتے ہیں، خود کے ہی ڈاکٹر بننا، خود ہی دوائی کھانا۔ میں کوٚرُن کالس دود امہِ خٲطرٕ کھٮ۪مو یہِ دوا، مےٚ چھِ ییٚتہِ پین تہٕ امہِ خٲطرٕ کھٮ۪مو یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ کانٛہہ تہِ پین کِلر کھٮ۪مو أسۍ۔ سُہ کوتاہ ڈینجرس چھُ سیلف میڈیکیشن کَرٕنۍ؟ یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت پرابلمیٹک بات ہے کہ لوگ وہ 300-400 روپے پرائیویٹ میں بچانے کے لیے، یا ہاسپٹل جانا اور وہاں پہ ایک دن یا آدھا دن اسپینڈ نہ کرنا، اس کی وجہ سے لوکل کمپاؤنڈر کے پاس جاتے ہیں، وہ صرف سنتا ہے، جیسے میرے سر میں درد ہے، یا میرے سینے میں درد ہے، یا مجھے سانس پھولتی ہے، تو وہ اندازہ لگاتا ہے چیسٹ کا ہوگا، انفیکشن ہوگا، کچھ ہوگا، تو وہ ایسے دوائی دیتا ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے، آپ کچھ پیسے بچانے کے لیے یا ایک ٹائم بچانے کے لیے اپنے صحت کے ساتھ کھیلتے ہو۔ انہی سمٹمز میں سیریس ڈیزیز بھی چھپی ہوتی ہے، یا مائلڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ٹرینڈ جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہی ہیں، اور آج کل ہر اسپیشلٹی کے ڈاکٹرز آپ کو یہاں ملتے ہیں۔ تو بہتر ہے، اگر آپ کے ہیلتھ کا ایشو ہے، آپ کی زندگی کا ایشو ہے، سیلف میڈیکیشن مت کیجیے، خود ہی جا کے دوائی مت لائیے، آپ ڈاکٹر کو دکھائیے، اور وہیں پہ آپ کا صحیح ٹریٹمنٹ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے بات کی کہ کیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کن کن وجہوں سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے، کون سا فوڈ ہمیں کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے؟ جیسے آئل کا زیادہ یوز ہوتا ہے، ریڈ میٹ کا آپ نے کہا، ریڈ میٹ، جنک فوڈز لوگ استعمال کرتے، کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنے ڈائٹ کو بیلنس نہیں کر پاتے، وہ بھی ایک وجہ آپ کو لگتی؟ ایبسلیوٹلی، پریکاشن میں یہی ہے کہ اپنے لائف سٹائل تھوڑا چینج کیجیے۔ اس میں سگریٹ اسموکنگ بند کرنی ہے، ایبسلیوٹلی بند کرنی ہے۔ وہ 4 سگریٹ 2 سگریٹ کم پیتا ہوں، وہ ایسا نہیں چلے گا۔ نمبر 2، آپ کو سیڈنٹری یعنی کہ بیٹھا بیٹھا لائف سٹائل سے چینج کر کے اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو بنانا ہے۔ وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کم سے کم 30 منٹس
ब्रिस्क वॉक कीजिए, या कोई रन कर सकता है रन कीजिए, या जिम अगर जा सकते हैं जिम जाइए, पर एट लीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, या 7 दिनों में से 5 दिन आप ये कीजिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस पे। उससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तीसरा, अपने वेट पे चेक कीजिए और उस पर मॉनिटर करते रहिए। अगर वेट बढ़ेगा तो डाइट को कम करके, एक्सरसाइज बढ़ा के आप अपने को खुद मॉनिटर कर सकते हैं घर पे। और दूसरा, फूड जो है, जैसे आपने कहा, रेड मीट्स कम कीजिए और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह ये ज़्यादा लीजिए, ऑयल कम लीजिए। तो यही न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, यही बैलेंस डाइट हम इसको कहते हैं। और ओवर ईटिंग कम कीजिए, अपने वेट को रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, उससे पता चलेगा ओवर ईटिंग मत हो रही है, वेट मत बढ़ रहा है, कम ही रहना चाहिए। और जो आपके हाइट और एज के हिसाब से वेट होना चाहिए, वो आज नेट आप खोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा, उसी के अराउंड अपना वेट रखिए। और ख़ुद सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, और साल में कम से कम एक बार डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाइए। और उस वक्त ज़रूरी नहीं कि आप बीमार होंगे तभी जाएंगे हॉस्पिटल, आप एक नॉर्मल फिजिकल चेकअप के लिए भी डॉक्टर साल में एक बार जा सकते हैं, जहां आपका ब्लड प्रेशर नापा जाएगा, आपका शुगर नापा जाएगा, आपकी जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जैसे लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये चेक किया जाएगा, आपका वेट चेक किया जाएगा, आपको काउंसलिंग की जाएगी वेट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। ड्रग्स वगैरह इनसे दूर रहिए, सिगरेट स्मोकिंग इनसे दूर रहिए, अपनी सेहत का इसी तरह ख्याल रखिएगा। और यही प्रिवेंशन है, इसी से आप इन मोहलिक बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर बेशतर ख्वातीन को हमने देखा, जब शादी होती है उसके बाद बेबी होता है, वो वेट पुट अप कर जाते हैं, तो उसमें हम हार्ट अटैक के चांसेस है, क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि अक्सर बेशतर आप ज़्यादा खाइए, मीट भी खाइए, तो उसमें किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वेट ज़्यादा पुट होता है, एक ही जगह बैठना होता है, तो उसमें किन चीज़ों का एहतियात रखना चाहिए? उनको भी चाहिए कि वो जैसे 40 दिन या 50 दिन बस बैठे रहो, रेस्ट करते रहो, कमज़ोर हो, खाते रहो, तो वही हो जाता है। उनको बैलेंस डाइट ज़रूर दीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके उनको मोबाइल करके उनको मूवमेंट अपनी रखनी चाहिए। वो इवन एक्सरसाइज कर सकती हैं, घर में वॉक कर सकती हैं, बाग में, कॉरिडोर में। ये ज़रूरी नहीं कि बस बेड पे बैठे रहे। विद इन अ वीक 10 डेज़ आप रिकवर कर लेते हैं, आप उठिए, अपने आप को मोबिलाइज़ कीजिए। उनके लिए कैल्शियम वगैरह ज़रूरी है, बैलेंस डाइट ज़रूरी है, उसके लिए वो दूध वगैरह पी सकती हैं, कैल्शियम खा सकती हैं, विटामिन डी खा सकते हैं। लेकिन ऑयली फूड उनके लिए भी मुज़र है, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं, जैसे बैलेंस डाइट बाकी को खाना वैसे ही खाएं। वो डॉक्टर साहब, लेट खाना खाना, शाम को लेट खाना खाना, और लेट से हम खाना खाते हैं, खाना खा के उठ के हम बिस्तर में घुस जाते हैं, आपको लगता है वो भी जब हम वेट इंक्रीज करते हैं वो भी एक रीज़न होगा? क्योंकि अक्सर बेशतर मैंने सुना है डॉक्टरों को कहते हुए कि खाना खा के आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, 5-6 मिनट वॉक कीजिए, आप वेट पुट इन नहीं करेंगे। अक्सर बेशतर आप देखा गया लोग लेट से ज़्यादा लेट खाना खाते हैं, वो जड़ से सो जाते हैं। नहीं, ये जैसे आपने आजकल वो इंटरमिटेंट फास्टिंग और वो भी आ गया है कि डिनर तो एक्चुअली शाम का वक्त होता है, जैसे शाम की नमाज़ होती है तो उस वक्त नमाज का टाइम होता है, और डेट मीन्स शाम को 6-7 बजे ही एक्चुअली डिनर का टाइम है। और उसके बाद आदमी को कम से कम 2-3 घंटे रुकना होता है, चाहे वो पढ़ाई करे या टीवी देखे या घर में जो सोशल अपना बातचीत वगैरह होती है वो लेट खा के एकदम सोना, उससे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसको हम कहते हैं वो भी कॉमन है कि पेट भरा हुआ है और आप लेट गए तो एसिड ऊपर आ जाता है, तो उसमें मैदे की और इस फूड पाइप की प्रॉब्लम्स या अल्सरेशंस वगैरह होती हैं। तो जितना अर्ली डिनर हो उतना अच्छा है। और शाम का टाइम जैसे होता है 7 बजे 8 बजे, बस इसी अराउंड टाइम खाना डिनर करना चाहिए। और डिनर लंच से लाइट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमको कुछ करना नहीं है, सोना है। तो थोड़ा बहुत उसके बाद अगर मोबिलिटी हो, एक्सरसाइज हो, अच्छी रहती है। और कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद आदमी को सोना चाहिए। ये प्रॉपर है, और इससे फूड पाइप, स्टमक की प्रॉब्लम्स भी नहीं रहती। अच्छा, अब सर्दियों का सीज़न है, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है। अक्सर बेशतर जब हम कमरे में बैठते हैं, हम पूरे कमरे को बंद करते हैं, अंदर बुखारी या हीटर का इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, वार्म तो अपने आप को रखना है, लेकिन थोड़ा ऑक्सीजन का वो सब भी रात को भी अक्सर बेशतर लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, बुखारी का इस्तेमाल करते हैं। वो ख़तरनाक है। जो बुखारी वगैरह है उसमें वो पूरे कम्बशन नहीं होता, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाता है। अगर खिड़की दरवाजे बंद रखे तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकती है। तो कम से कम रात को जो गैस हीटर्स वगैरह होते हैं ये बाहर निकालने चाहिए, और हवा का अंदर आने का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। गैस हीटर बिल्कुल रात को ऑन करके नहीं सोना है, वो बिल्कुल शाम को 10-11 बजे तक अगर आप गर्मी कर रहे हैं वो करो, उसके बाद उनको कमरे से बाहर निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर साहब, बुज़ुर्ग जो बीमार है या घरों में है, सर्दियों के अयाम है, आपने कहा हार्ट अटैक के काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे तो मैक्सिमम हम देखते हैं बुज़ुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है, कैसे उनका ख्याल रखें, क्या कुछ करना चाहिए उनको? उनको एक तो खाने पाने, जैसे मैंने कहा कि खैर वो तो उतना ज़्यादा जंक वगैरह नहीं खाते, जो नॉर्मल फूड ही खाते हैं वो उनको दीजिए। और दूसरा, वो भी चाहे नमाज के लिए जाते हैं या घर में पढ़ते हैं, थोड़ा मोबिलिटी उनके लिए भी ज़रूरी है, चाहे घर में ही हो। और तीसरा, उनको डॉक्टर साहब के पास लेके महीने में या 1.5 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो डिटेक्ट होगी, उसका ट्रीटमेंट होगा। सब आखिरी सवाल, कितने लोगों को महीने में या साल में कितनी बार डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए जो हार्ट के शिकार है, जिनको लगता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या बाकी प्रॉब्लम्स को भी लेके एक महीने में या एक साल में कितनी बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए, जनरल चेकअप के लिए? अगर आदमी इस तरह ठीक है तो हम कहते हैं साल में एक बार चेकअप करा दो। उसमें आपका अगर अदरवाइज़ ठीक हो तो आपका वो चेकअप हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा उनमें से कितने रिस्क फैक्टर्स का प्रॉब्लम आप में है। तो जो हार्ट का पेशेंट है, जिसको प्रॉब्लम हुआ है, वो तो डॉक्टर साहब उसको बताएंगे। जैसे मेरे अपने पेशेंट आते हैं, वो 2 महीने 3 महीने में एक बार चेकअप कराते हैं ज़रूर हैं। लेकिन जिसको ऐसा हुआ नहीं है लेकिन उसको शक लगता है या उसको ये है, तो कम से कम साल में एक बार अपना थॉरो चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अर्ली टाइम से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एजाज मंजूर सिंह, जिन्होंने कई एक बातों का जिक्र किया कि कैसे हम हार्ट अटैक की एक डिजीज़ से, जो एक बीमारी बन रही है, उससे हम कैसे नजात पाए, उससे बचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, जो खाना हम खाते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बैलेंस डाइट, क्योंकि आप विंटर्स के आयाम है कश्मीर में, का हार्ट की डिजीज़, हार्ट की बीमारियां भी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। नौजवान, बुज़ुर्ग, हर कोई इस बीमारी में अब मुलतवा हो गया धीरे धीरे। मगर इसको कैसे रोका जा सकता है? आपको खुद अपनी सेहत का ख्याल करना, क्योंकि हम कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। प्रॉपर डाइट ले लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कर लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और तभी शायद इस बीमारी से हम बच सकते हैं।